एथर के साथ ऐसा क्या हुआ कि 4 साल पहले आने के बावजूद भी ओला के ये इंडियन मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई या कस्टमर को नहीं समझ पाई। जी हाँ, एथर अपनी पहली गाड़ी 2017 में लॉन्च करती है और डिलीवरी 2018 में देना स्टार्ट करती है। वहीं ओला अपनी गाड़ी 2020-21 में दिखाती है और 21 के एंड में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। उसके बावजूद भी एथर के पास अपॉर्चुनिटी थी। कैसे अपॉर्चुनिटी मिस हुई, डिटेल से जानेंगे। उससे पहले एथर के सीईओ तरुण मेहता जी ने 2012 में आईआईटी मद्रास से पास आउट लिया और उन्होंने प्रॉब्लम को समझा कि इंडियन में इलेक्ट्रिक स्कूटर की सच में कमी है। तो आखिर क्या हुआ कि एथर की शुरुआत हुई और हमको इंडियन मार्केट में पहली टच मतलब वर्ल्ड की पहली टच स्क्रीन स्कूटर हमको एथर ने ही प्रोवाइड करा के दी थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। जो कि इतनी अच्छी रेंज, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि उस टाइम के जो ईवी आया करते थे वो बहुत स्लो थे, 30 किलोमीटर पर आवर, और उनकी रेंज भी उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, 25-30 किलोमीटर। फिर मार्केट में तूफान सा आ गया जब अनाउंस हुआ कि ओला अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रही, क्योंकि ओला पहले कैब का काम किया करता था। उसके बाद ओला की इतनी झांसू स्कूटर, आपको पता होना चाहिए कि इनका डिज़ाइन इंडियन बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलने वाला है। ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है और वहाँ की स्कूटर कैसी दिखती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहीं हम बात करें भावेश अग्रवाल, जिन्होंने 2008 में आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुए थे और 2008 में उन्होंने सोचा था कि इंडियन में कैब की कितनी बड़ी कमी है, तो वो ट्रैवल एजेंट बनना चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी ओला कैब को स्टार्ट किया। फिर 2016 के बाद उन्होंने फिर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में आने का सोचा। इंस्पायर दोनों ही एलोन मस्क और टेस्ला से हुए थे, तरुण मेहता जी हो या अपने भावेश अग्रवाल जी हो। पर आखिर ऐसा अभी क्या हुआ कि ओला इंडिया की सबसे टॉप सेलिंग स्कूटर बन चुकी है। ओला की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो ये इंडिया की बिल्कुल नहीं है, बट आपको गाड़ी लग रही होगी ओला है, बट नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इटर्गो है। इटर्गो नीदरलैंड कंपनी की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और आपको देखने से लग रहा होगा ये ओला इलेक्ट्रिक है, बट नहीं, ये ओला इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो कलर्स आते थे ना, इवन पूरे कलर्स भी सेम आपको ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिलेंगे। इसमें भी टच स्क्रीन है, बट आप इसके हैंडल बार में देखोगे ना तो जॉय स्टिक भी लगा है, आप उसको वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ओला ने उस टाइम इसको कितने रुपए में एक्वायर किया था वो आज तक किसी को नहीं पता चला, बट इटर्गो की जो प्राइस थी उस टाइम, मतलब जो वैल्यू थी वो 90 मिलियन यूएस डॉलर की थी। और ओला ने सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, जिनसे इसका R&D का खर्चा बहुत ज़्यादा बच गया। बाकी इनको खुद से डिज़ाइन करना पड़ता, उसमें ज़्यादा टाइम लगता और गाड़ी कैसे रहती वो भी हमको नहीं पता चल पाता। और इंडियन के लिए ये डिज़ाइन बिल्कुल नया था, क्योंकि फॉरेन का स्कूटर अब आपको इंडियन में भी देखने को मिलेगा। इटर्गो कंपनी भी अपनी गाड़ी को होम टू होम डिलीवरी करती थी और इवन यहाँ तक तो ओला ने इनका बुकिंग प्रोसेस भी सेम टू सेम एज इट इज़ अपने ओला S1 जैसा ही रखा कि आप घर बैठ के बुक कर सकते हो और हमारी वैन आएगी और आपको गाड़ी दे के जाएगी। पहले आपका EMI इंस्टॉलमेंट सब कुछ कट जाएगा, स्प्लिट पेमेंट हो जाएगी, सब कुछ सेम टू सेम। इवन आप देखोगे तो एलॉय का डिज़ाइन में सिर्फ 19-20 का फ़र्क है और इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती थी जो कि बनाना शेप की आती थी, और अभी भी वो बैटरी बनाना शेप की आती है, बट वो आपकी डिटैच नहीं हो सकती। और इटर्गो में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन देखने को तो मिलते ही थे। ओला में भी आपको पहले 11 कलर ऑप्शन मिलते थे और इटर्गो भी आपको बता चुका हूँ कि होम टू होम डिलीवरी करती थी। और सेम प्रोसेस आप देख सकते हो, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, इवन इनके पास 7 किलोवाट का भी मॉडल था। तो ओला क्या R&D का खर्चा तो पूरी तरीके से बच गया और इनके पास भी टोटल 8 to 9 कलर थे। इसके डिज़ाइन और इसके यूनिक लुक्स के वजह से ये इंडिया में इतनी ज़्यादा फेमस हो पाई। इवन अगर भावेश अग्रवाल ने कोई नॉर्मल स्कूटर बनाया हो तो इलेक्ट्रिक में, तो वो काश इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाती। और बूट स्पेस भी है, ये भी इससे ही पूरा इंस्पायर है। और वहीं एक बात करें हम तरुण मेहता की गाड़ी जो कि एथर है, वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। डिज़ाइन, R&D सब कुछ इन्होंने खुद ही किया है और ये मार्केट में 2013 से ही काम कर रहे हैं एथर के ऊपर और फाइनल प्रोडक्ट इनका 2016 में तैयार हो जाता है। बट मैंने आपको पहले ही बताया था इनके पास बजट का इशू था, इनके पास R&D टीम नहीं थी, ना ही इनके पास बनाने को फैक्ट्री थी, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। और एथर के बारे में तो एक बात ये भी है कि एथर के मालिक CEO का मानना था कि हम अपनी गाड़ी को बनाएंगे तो एक बिल्ड क्वालिटी उसकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, जिसके वजह से एक स्कूटर बनाने में उस टाइम कॉस्ट लगता था 5 लाख रुपीज़ और एथर उसको सेल करता था 1.25 यानी कि 1,25,000 रुपये में, यानी कि 3.5 लाख का तो उनका पूरा लॉस होता था। तो 350% का जो माइनस में जो ग्रॉस मार्जिन जाता था उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी झेलना पड़ा। एथर ने 2019-20 में जितनी गाड़ियाँ नहीं बेची थी
ओला के प्री बुकिंग में 1 घंटे के अंदर और 24 घंटे के अंदर 80,000 गाड़ियाँ प्री बुकड हो गई थी। इवन लोग को प्राइस भी नहीं पता था इंडिया में, बट वो बाहर से इंस्पायर होके एथर को छोड़ के ओला लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि प्राइस जो थी उस टाइम की वो एथर से थोड़ी सी कम थी और डिज़ाइन भी नया था। इसमें डिज़ाइन सबको पसंद नहीं आता था, ये यंगस्टर के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। फिर भी इसके बाद ये इंडियन मार्केट में उतनी अच्छी कंपटीशन उस टाइम भी नहीं दे पा रही थी। आज इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट ज़रूर है, बट स्टार्टिंग फेस में इन्होंने अपनी गाड़ी को 1.25 लाख में बेचा तो ज़रूर था, बट इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती थी 2018-19 में वो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस आती थी। तो इनको 350% का लॉस होता था और इनका जो बैंक में जो रेवेन्यू आता था वो भी अब बर्न होने लगा था। तो इनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और इन्होंने ये भी सोचा था कि 2019 में अपनी एथर का शटर भी क्लोज कर दूंगा और एथर कंपनी फिर बंद हो जाती। उसके बावजूद भी तरुण मेहता जी ने हार नहीं मानी और एथर की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखा। और वहीं हम बात करें कि ओला इलेक्ट्रिक में, तो ओला इलेक्ट्रिक पहले से कैब की दुनिया में अपना हाथ जमा चुकी थी। इंडियन में कैब का जो सीन था वो भावेश अग्रवाल जी ने लाया था और इनकी जो फैक्ट्री है वो तमिलनाडु में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फैक्ट्री बोल लो या वर्ल्ड की इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, जो कि 500 एकड़ में फैली हुई है। और इनकी जो कैपेसिटी है ना वो हर 2 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार करने की है। तो इनके पास प्रोडक्शन की ना कमी थी, ना R&D की कमी थी और दूसरी बात ना ही डिलीवरी की कमी थी। बट इनके प्रोडक्ट के साथ हादसा ये हो जाता था कि ये जैसे ही मार्केट में उतरते थे तो कुछ ना कुछ कांड हो जाते थे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखा जाता था। और वहीं एथर के साथ केस उल्टा था, वो चाहते थे कि हम पहले उसको पूरी तरीके से टेस्ट कर ले, उसके बाद ही हम मार्केट में उतारेंगे, जिसके वजह से कि ओला अपनी डिलीवरीज पे ज़्यादा ध्यान देता था और एथर अपनी गाड़ी के क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देता था। इसलिए लोग आज भी बोलते हैं अगर क्वालिटी की तरफ जाना है तो वो एथर को लो। अगर आपको एक नॉर्मल ईवी स्कूटर चाहिए जो कि कॉपी पेस्ट है वो ओला की तरफ जाए। पर मैं खुद ओला इलेक्ट्रिक ओन करता हूँ, मुझे इसका लुक काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे भावेश अग्रवाल जी के पास बहुत सारे एडवांटेज थे। सबसे पहली बात, इनके पास फंड की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। दूसरी बात, इनका ओला कैब भी सक्सेस था, तो इनका नाम पहले से पॉपुलर था ओला कैब्स के नाम से। और इनकी स्कूटर का जो डिज़ाइन था वो पूरे इंडिया में पहले स्कूटर थे जो इतनी यूनिक और इतनी स्टाइलिश दिखती थी। और इवन बहुत सारे लोग को, इवन जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी 60-70% लोग को नहीं पता होगा कि ये नीदरलैंड की इटर्गो से बेस्ड है। इसलिए ये लोगों को बहुत शॉकिंग लगता है कि ऐसे डिज़ाइन का भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बन सकता है। तो आखिर क्या हुआ कि ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में अपना राज जमा ली। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये वीडियो देख के, पर्सनली ये वाला क्लिप देख के मैंने भी ओला इलेक्ट्रिक बुक की थी। जो इसका ब्लैक कलर था ना वो बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रहा था मुझे। और आपको पता होगा कि मेरे पास भी एक ब्लैक ओला है। और एक स्पॉइलर और देना चाहूँगा कि जो लोग अभी ओला की गाड़ी ले रहे हैं ना उन लोग सच में बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो गाड़ी लिए थे उसकी जो क्वालिटी आप देख रहे हो वीडियो में, आप साफ साफ देख पा रहे हो, आपका मन अभी भी ये वाली स्कूटी पे आ जाएगा। अभी की Gen2 या अभी की S1X प्लस की वेरिएंट कुछ भी नहीं है इनके सामने। ये जो क्वालिटी, कंफर्ट और जो लगता था ना कि हम 1.5 लाख रुपए या 1,30,000 रुपये दिए वो वर्थ है। और 4 लोग जो देखते थे गाड़ी वो भी बहुत ही तसल्ली देता था कि हमारा पैसा कहीं गलत जगह वेस्ट नहीं हुआ है। तो इतना सब होने के बावजूद भी लोग ओला को क्यों ले रहे हैं, जब पता है कि एथर की क्वालिटी, एथर का जो एक एक पार्ट है वो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही दिल से बनाया गया है, जो कि हमको लेने में एथर फ़ायदा देता है ना कि ओला। तो फिर भी लोग एथर की तरफ क्यों नहीं देखे? इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि एथर को लगा कि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है और एथर ने कभी भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रमोशन नहीं किया। ये तो अभी की बात है कि एथर प्रमोशन भी करता है या अपनी एड चलाता है। उस टाइम एथर ने ना ही किसी को एक्वायर किया था, ना ही हायर किया था और ना ही अपने स्कूटर की प्रमोशन की थी ऑल इंडिया, और ना ही ये पूरे पैन इंडिया में डिलीवरी करता था। जिसके वजह से सबसे मेजर ड्रॉबैक ये रहा कि ना ही लोग इनकी गाड़ी को देख पाए और ना ही समझ पाए। वो तो आज का डेट में एथर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को हर वो प्लेटफॉर्म पे शेयर करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट उस टाइम बस वेबसाइट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनके अलावा एथर ने कहीं भी अपना गाड़ी को शोकेस नहीं किया था, जो कि सबसे मेजर ड्रॉबैक रहा एथर के फॉल डाउन का। और वहीं ओला इलेक्ट्रिक ने बहुत ही तगड़ा दिमाग दौड़ाया और अपनी स्कूटी के प्रमोशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। इवन आपको पता होगा कि भुवन बाम, रफ्तार, ये सब भी इनके पार्ट रह चुके हैं। तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखते हुए और इसका डिज़ाइन देखते हुए लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ और लोग ओला की तरफ ज़्यादा जाने लगे। और ओला ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। मार्केट में लॉन्च होते ही उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी सेल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और डिलीवरी भी अच्छे खासे अमाउंट में करने लगे। और फ़र्क तो तब आया जब ओला का पता
चला कि इंडिया के हर स्टेट में हर कोने से आप इसको मंगा सकते हो, जो कि लोग के लिए बहुत ही राहत की बात थी कि घर बैठे आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको डिलीवर हो जाएगा। जबकि एथर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था स्टार्टिंग के फेस में। डीलरशिप जहाँ पे अवेलेबल है वहीं पर गाड़ी मिलेगी। तो ओला ने पूरा ईटर्गो का ही दिमाग लगाया, ईटर्गो के हिसाब से ही चला और आज मार्केट में 50% अपना शेयर देता है। और अब तो इन्होंने एक IPO भी फाइल कर चुके हैं, आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट भी कर पाओगे आने वाले टाइम पे। तो अब आपको बताओ कि आपको ओला का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है या एथर का लुक अच्छा लगता है, और आपके ख्याल से कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप कौन से ओनर हो, और ओनर हो तो आपको तो प्राउड होना चाहिए अगर आप एथर के भी ओनर हो, क्योंकि आपके पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। और अगर आप ओला के ओनर हो तो आपको भी प्राउड होना चाहिए कि भाई एक यूनिक प्रोडक्ट है। बट फिलहाल आज की डेट में इंडिया में हर किसी के घर में, हर 10 घर में एक ओला इलेक्ट्रिक तो मुझे देखने को मिल जाती है। एक कहावत हुआ करती थी कि हर दूसरे घर में एक्टिवा देखने को मिलती है, अब हर घर में अपने को ओला देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे, ऐसा बोला जाएगा। और प्लीज़ यार ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट और अपना लव दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।